हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इस चैप्टर के बाकी कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। एक दो टॉपिक्स लेफ्ट है हमारे, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के अंदर कुछ पॉइंट्स लेफ्ट है एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टॉपिक और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ये 3 टॉपिक्स हमारे अभी रहते हैं, तो उनके बारे में अभी नेक्स्ट कवर करते हैं। ये मैंने 3 पॉइंट्स आपको बता दिए थे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग, सेकेंड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग, थर्ड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग। अब हम देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग, मतलब हमारे फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं डीप फ्रीजिंग से। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग मीन्स द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर। मतलब इसके अंदर ये है कि डीप फ्रीजिंग के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर होता है, उससे भी मतलब माइनस के अंदर टेम्परेचर जाता है। डीप फ्रीजिंग फूड की हम कैसे कर सकते हैं, उसको या तो फ्रीज़र के कंपार्टमेंट के अंदर रख सकते हैं या फिर डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर्स होते हैं हमारे, उनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम फूड को डीप फ्रीज़र के अंदर रखते हैं, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होएगा, उस टाइम पे हमारा फूड फ्रोज़न हो जाता है। तो इतने कम टेम्परेचर के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते, तो फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिवेंट हो जाते हैं कम्प्लीटली। इस वजह से हमारा जो फ्रोज़न फूड है वो अनस्पॉइल्ड रहता है और लॉन्ग पीरियड्स के लिए फ्रेश रहता है। तो फूड कैन बी फ्रोजन इन डीप फ्रीजर्स एंड कीप्ड फ्रेश इवन फॉर मंथ्स तक, मतलब कि लंबे टाइम तक हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्रेश कर रख सकते हैं फूड्स को। और ये फ्रोज़न फूड होता है, इसको कुक कर सकते हैं या ईट कर सकते हैं व्हेन एवर नीडेड। डीप फ्रीजिंग एक ऐसा मेथड है जो किस चीज़ के लिए प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे मीट, फिश, उनके कुछ प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय द कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट हमारा एक ऐसा मेथड है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड स्पॉइल करने के लिए बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं उनसे, ड्यू टू विच इट इज़ यूज टू प्रिजर्व अ नंबर ऑफ द फूड मटेरियल्स। कॉमन साल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व द मीट एंड द फिश फॉर द एजेस। कॉमन साल्ट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, मीट, फिश, इस तरीके की चीज़ों को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए कॉमन साल्ट यूज़ किया जाता है। मीट और फिश को ड्राई साल्ट से कवर कर दिया जाता है, जिससे क्या होती है, बैक्टीरिया, फंगस, इस तरीके की चीज़ों की क्या है, ग्रोथ नहीं होती, तो वो प्रिवेंट रहते हैं। सच मीट एंड फिश डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इजिली, वो जल्दी से स्पॉइल नहीं होते और लंबे टाइम तक अच्छे रहते हैं। कॉमन साल्ट को फ्रूट्स वगैरह भी प्रिजर्व करने में यूज़ किया जाता है, जैसे रॉ मैंगोज है, लेमन है, आंवला है, किसकी फॉर्म में यूज़ किया जाता है इनको, पिकल्स की फॉर्म में, और जैसे टैमरिंड है इन द चटनी फॉर्म। कॉमन साल्ट डज नॉट अलो बैक्टीरिया और फंगस टू ग्रो ऑन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इससे उनका क्या होएगा, प्रिजर्वेशन होएगा। जैसे राइप मैंगोज हैं, पके हुए आम हैं, अगर उनको हम लंबे टाइम तक रख देते हैं तो वो स्पॉइल हो जाते हैं, लेकिन अगर रॉ मैंगोज को हम कॉमन साल्ट को यूज़ करके पिकल्स की फॉर्म में रखते हैं तो वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होते, स्पॉइल नहीं होते। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर। हम शुगर को भी यूज़ करके क्या करते हैं, कुछ प्रिजर्वेशंस करते हैं फूड की। शुगर को एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है जैम्स और जेलीज बनाने के लिए। फ्रूट्स के जैम्स और जेलीज बनते हैं, जैसे इमेजेस के अंदर शो भी कर रखे हैं दोनों। शुगर क्या करती है, फ्रूट्स का मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वो क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं फ्रूट्स को, तो उनकी ग्रोथ तो शुगर रोक देती है। अब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है जैम्स और जेलीज की फॉर्म में शुगर का यूज़ करके, जैसे एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और गुआवा। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो प्रिजर्व होंगे जेली और जैम्स की फॉर्म में, जिससे वो अच्छे टाइम तक उनको हम क्या कर सकते हैं, कंसिडरेबल टाइम के लिए उनको रख सकते हैं और उसके बाद हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं। Now the 7th point is preservation of food by mustard oil and vinegar. मस्टर्ड ऑयल और विनेगर को, जिसको हम सिरका बोलते हैं, इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पिकल्स मतलब कि अचार की फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो मस्टर्ड ऑयल और विनेगर यूज़ करते हैं हम, उससे हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल इस तरीके से प्रिजर्व रहते हैं कि जो फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया है वो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रह नहीं सकते, वो मतलब उस इन्वायरमेंट की उनके डेथ हो जाएगी। सम ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कैन बी स्पॉइल्ड इजिली आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर पिकल्स बाय यूजिंग मस्टर्ड ऑयल और विनेगर। मतलब कुछ ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल और विनेगर को यूज़ करके प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे रॉ मैंगो, आंवला, लेमन एटसेट्रा। इनको हम क्या कर सकते हैं, पिकल्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग द सम केमिकल्स फॉर एज द प्रिजर्वेटिव्स। अब कुछ केमिकल्स को भी यूज़ करते हैं हम प्रिजर्वेशंस के लिए, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, सोडियम बेंजोएट है, सिट्रिक एसिड है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइट और सोडियम बेंजोएट ये दोनों प्रिजर्व फूड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे जैम्स, जेलीज, जूसेस, स्क्वैशेस, इस तरीके की चीज़ों को अंदर इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन जो सिट्रिक एसिड होता है उनको कन्फेक्शनरीज के अंदर यूज़ किया जाता है स्वीट्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए। ये क्या करते हैं, तीनों केमिकल्स फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, लेकिन हमें कोई हार्म नहीं होता है इनसे। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पास्चराइजेशन। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, लुइस पास्चर था। उसने क्या किया था, एक एक्सीलेंट मेथड दिया था प्रिजर्विंग फूड का। उस मेथड का उसने बाद में क्या नाम रख दिया था, पास्चराइजेशन। उसके जो नाम था उसके ऊपर उसने अपना नाम रखा था कि पास्चराइजेशन। जो मेथड था पास्चराइजेशन का वो स्पेशली मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए दिया गया था। बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल्क होता है डायरीज वगैरह में, उसके लिए क्या किया था इसने, ये मेथड दिया था। इसके अंदर एक प्रोसेस है जिसमें पहले हीटिंग होती है और उसके बाद बिल्कुल क्विकली कूलिंग होती है। मिल्क प्रिजर्व किया जाता है पास्चराइजेशन से। उसका एक तरीका है कैसे है कि सबसे पहले मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक, ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे जो भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे किल हो जाएं। उसके बाद हॉट मिल्क को क्विकली कूल किया जाता है लो टेम्परेचर के ऊपर लाके, जिससे जो बाकी के कुछ बैक्टीरियाज अगर रहते हैं हॉट उसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो रिमेनिंग बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो करने में उनकी मतलब क्या है, ग्रोथ रुक जाती है अगर उनको लो टेम्परेचर पे रख दे तो। एंड दिस मिल्क इज स्टोर्ड इन द कोल्ड, मतलब कि रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में उसको फिर बाद में स्टोर कर लिया जाता है। ये जो पेस्चराइज मिल्क होता है इसको हम बिना बॉइलिंग के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, फ्री होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो हमारा मिल्क पैकेट्स के अंदर भी आता है ऑल्सो डू नॉट गेट स्पॉइल्ड, वो भी क्या स्पॉइल्ड नहीं होता लंबे टाइम तक, क्योंकि वो भी पेस्चराइज मिल्क ही होता है। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स। आपने मतलब एयर टाइट पैकेट्स वगैरह में तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स तक भी सोल्ड होती हैं सील्ड में एयर टाइट पैकेट्स के अंदर, ताकि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ना हो। इससे क्या होता है, हमारे ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो अनस्पॉइल्ड रहते हैं, मतलब उनके ऊपर किसी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होता लंबे समय तक। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन को। नाइट्रोजन फिक्सेशन, आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री नाइट्रोजन गैस होती है, मतलब ओनली नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। 78% नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते हमारे प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली। उनको क्या होना, नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर की, वो ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए, तो इसीलिए उनको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर, जिनको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सके रूट्स के थ्रू। अब जो एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स, मतलब कि जो नाइट्रोजन गैस है N2 गैस हमारी कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो अगर कंपाउंड्स के अंदर चेंज की जाती है नाइट्रोजन के, जो जिनको प्लांट्स क्या है इजीली यूज़ कर सके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो N2 की फॉर्म में फ्री नाइट्रोजन बोला जाता है इसको, और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और जब नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो जाते हैं तो वो कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे नाइट्रेट्स वगैरह, मतलब इनके साथ और मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, तो उस टाइम पे उसको फिक्स नाइट्रोजन बोला जाता है। जो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर की वो फिक्स की जाती है अलग अलग मेथड से, जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 पे राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की। एंड नंबर 3 वन इज बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है हमारी एक, एंड द 4th वन इज बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग से क्या होएगा,
हमारे जो नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर की, वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होएगी। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ना, वो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स के। लेग्यूमिनियस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे पीज है, बीन्स है, इन तरीके के प्लांट्स के अंदर हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ, मतलब कि उनकी रूट नोड्यूल्स के साथ रहते हैं वो। तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो फ्रीली भी रहते हैं सॉइल के अंदर, और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट्स की। जैसे हमारा साइड में फिगर में शो भी कर रखा है कि जो नोड्यूल्स हैं रूट के, वो पी प्लांट के हैं, इसके अंदर गिवन है लेग्यूमिनियस प्लांट के। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम बैक्टीरिया अपने अंदर कंटेन करते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग इन द स्काई। जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या है, किस तरीके से फिक्स हो सकती है, लाइटनिंग से भी फिक्स हो सकती है। जैसे इसके अंदर प्रोसेस है, व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, मतलब किसी थंडरस्टॉर्म के टाइम पे अगर लाइटनिंग होती है हमारी स्काई के अंदर, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। इस हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या आएगा, जो नाइट्रोजन गैस है एयर की, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगी। एयर में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उससे क्या होएगा, नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा हमारा। और दीज नाइट्रोजन कंपाउंड डिजोल्व इन द वाटर, वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, मतलब कि जो रेन आती है उसके थ्रू वो नीचे आ जाते हैं, फॉल टू अर्थ विद रेन वाटर। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की, उसको हम आर्टिफिशियल मेथड से भी फिक्स कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मेथड से हम फिक्सिंग मेथड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। इस चैप्टर के अंदर नाइट्रोजन साइकिल क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब जिसको बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए, वो एक ये टॉपिक है। इस पे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारा, प्रोटीन्स के अंदर ज़रूरत होती है जिसकी, वो हमारी क्या करता है, प्रोटीन्स ही हमारी बॉडीज़ को बनाते हैं। तो प्रोटीन्स का ये क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। वही नाइट्रोजन एलिमेंट, सेम जो नाइट्रोजन एलिमेंट्स हैं, वही लिविंग से नॉन लिविंग के अंदर बार बार क्या करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। और जो सर्कुलेशन होती है नाइट्रोजन एलिमेंट की लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं नेचर के अंदर। लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट और एनिमल्स, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का मतलब है यहाँ एयर, सोयल, वाटर। इस तरीके से जो भी मतलब साइकिल होती है इसकी सर्कुलेशन की, कि नॉन लिविंग से लिविंग में या लिविंग से लिविंग में, जिस तरीके से भी ये सर्कुलेट करता है, उसी को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। इसमें नीचे शो भी कर रखा है, एक लेबल डायग्राम है नाइट्रोजन साइकिल का नेचर के अंदर। से सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है, मतलब कि जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी से भी हो सकती है, लाइटनिंग फिक्सेशन से भी हो सकती है, जो पीछे बताए थे मैंने। तो यहाँ पे क्या होएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होएगा। उसके बाद वो क्या है, कंपाउंड्स हमारे नाइट्रोजन की फॉर्म में, मतलब नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स है वो सोयल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स के थ्रू उस नाइट्रोजन कंपाउंड को, एलिमेंट को। नाइट्रोजन हमारा कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, सोयल से प्लांट्स के अंदर सर्कुलेट हो गया। उसके बाद जब प्लांट्स को एनिमल्स फूड ईट करते हैं, फूड के तौर पे जब प्लांट्स को खाते हैं, तो वहाँ गया, और दोनों की जब डेथ होती है तो उनका एक्सक्रीशन है या डीके है, जो कुछ भी, वो नाइट्रोजनियस वेस्ट की फॉर्म में डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और एनिमल एक्सक्रीशन के अंदर यहाँ पे क्या आ जाता है, इधर आ जाता है। उसके बाद जो कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो क्या है, वापस से उसको कहाँ भेज देते हैं, नाइट्रोजन सोयल के अंदर आ जाता है हमारा कंपाउंड। उसके बाद डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज भी होते हैं कुछ, मतलब पहले क्या थे हमारे पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए थे, लेकिन अब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं हमारे नाइट्रोजन्स को इस तरीके से, और वापस से वो क्या है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस के अंदर चली जाती है। मतलब
अभी हमने पीछे डायग्रामेटिकली तो देख लिया कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से होता है, उसके हम कुछ स्टेप्स और डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल नेचर के अंदर किस तरीके से होती है। जैसे नंबर फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है N2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है या लाइटनिंग से, इन चीज़ों से क्या होएगी, नाइट्रोजन गैस हमारी फिक्स होएगी। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में फिक्स होएगी जो सोयल में चले जाएंगे बाद में। नंबर 2 स्टेप के ऊपर क्या होगा कि जो प्लांट है वो कंपाउंड्स लेंगे नाइट्रोजन के सोयल से उनकी ग्रोथ के लिए, और प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स को रूट्स के थ्रू। अब जो प्लांट्स है वो कन्वर्ट कर देंगे कंपाउंड्स नाइट्रोजन के इनटू द प्लांट प्रोटीन्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स कन्वर्टेड इनटू प्लांट प्रोटीन्स, और उसके बाद क्या होएगा, जो प्लांट की ग्रोथ है वो उससे हो जाएगी। एंड नंबर थर्ड स्टेप के ऊपर क्या होएगा कि जैसे प्लांट्स ईटन अप होते हैं एनिमल्स के थ्रू, मतलब कि प्लांट्स को खाया जाता है, एनिमल्स खाते हैं उनको प्लांट्स को, तो उसमें क्या होएगा, एनिमल्स कन्वर्ट कर देंगे प्लांट प्रोटीन्स को एनिमल प्रोटीन्स के अंदर। एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिससे क्या होगी, एनिमल्स की बॉडी बनेगी। सम एनिमल्स ऑल्सो ईट अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन द नाइट्रोजन कंपाउंड। मतलब ये क्या है, साइकिल चलती रहेगी कि कुछ एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं, या प्लांट्स को जब एनिमल्स ने खाया तो नाइट्रोजन कंपाउंड क्या है हमारे ट्रांसफर हो गए प्लांट से एनिमल्स के अंदर, या एक एनिमल जब दूसरे एनिमल को खाता है तो वो नाइट्रोजन कंपाउंड एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में चले जाते हैं। तो एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट्स को खा के या किसी दूसरे एनिमल्स को खा के आते हैं। एंड नंबर फोर्थ स्टेप पे क्या आएगा, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, complex nitrogen compound present in their dead bodies are decomposed and converted into simple compounds। मतलब कि जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो उनकी क्या है, डेड बॉडीज डिकम्पोज होंगी और सिंपल कंपाउंड्स नाइट्रोजन के क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे बैक्टीरिया के थ्रू और फंजाई के थ्रू जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब एनिमल एक्सक्रीशंस भी हैं, जैसे यूरिन हो गए, आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपाउंड्स। ये भी क्या है, सिंपल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं इनटू सिंपल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। सारे सिंपल कंपाउंड्स हैं हमारे, जो जितने भी कन्वर्ट हुए हैं नाइट्रोजन के, इस तरीके से वो सारे सोयल में चले जाएंगे। इन दिस वे जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, जो प्लांट्स के थ्रू लिए गए थे सोयल के अंदर से, वो वापस क्या हो जाएंगे, रिटर्न कर दिए जाएंगे सोयल के अंदर। मतलब जब प्लांट्स ने लिए थे, एब्जॉर्ब किए थे रूट्स के थ्रू, अब बॉडी का डीके होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद वो वापस से सोयल में आ गए। अब सोयल से क्या आएगा, दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द न्यू प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड दिस पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज रिपीटेड एंडलेसली। मतलब अब जब वो वापस सोयल के अंदर आ गए तो कुछ अदर प्लांट्स उनको दोबारा से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स के थ्रू। तो ये प्रोसेस क्या है, रिपीटेडली चलती रहती है नाइट्रोजन साइकिल की, जो कभी खत्म नहीं होती। मतलब एक बार प्लांट से सोयल में आ गए, सोयल से वापस प्लांट्स के अंदर चले गए। एंड नंबर फिफ्थ स्टेप इसी के अंदर क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के जो डीके से बने होते हैं, डेड प्लांट्स या एनिमल्स के या उनके वेस्ट से बने होते हैं, वो क्या होते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं दोबारा फिर से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, जो सोयल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए। मतलब अब जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बचे हुए थे वो नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू। दिस नाइट्रोजन गैस गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। जहाँ से अब वो स्टार्टिंग में आई थी वहीं पे वापस क्या है, ये गैस चली जाती है। जो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो प्रोसेस करते हैं ना, ये प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन की बिल्कुल रिवर्स है एग्जैक्ट। जैसे फिक्सेशन में क्या होता था कि नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट होती थी, तो इसी तरीके से इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर N2 के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस दोबारा यूज होएगी नाइट्रोजन फिक्सेशन होके, और नाइट्रोजन साइकिल इस तरीके से बार बार रिपीट होती जाएगी और बार बार अगेन और अगेन चलती रहेगी। एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर, परसेंटेज है नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कहीं भी नाइट्रोजन हमारा कहीं जा नहीं रहा, वो वापस क्या है, वहीं पे रिपीट हो रहा है साइकिल की फॉर्म में बार बार। तो इसी वजह से नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में
कांस्टेंट रहती है, उसकी परसेंटेज। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कोई भी डाउट। एंड थैंक यू।